ईरान और यूएस वॉर और उसमें इसराइल का कैरेक्टर सबके सामने। आप पाकिस्तान के किरदार को कितना अहम आज की तारीख में जानते हैं? पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अचानक जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। पहले से भी थी। हम एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है। हमारी एयर फोर्स दुनिया में उसकी दहशत है। यानी ऐसे- हमारी मिलिट्री माइट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर हम एक ब्लॉक बना लें, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, पाकिस्तान पाकिस्तान और ईरान। ओफो, इस वक्त अमेरिका बैकफुट पे है, तबाह हुआ है। कोई जुर्रत नहीं कर सका। स्पेन जैसे कमजोर मुल्क को नहीं कह सका। स्पेन ने कहा हम नहीं आते भाई जंग के लिए, तो कुछ नहीं कह सका। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम बात करते हैं नौजवानों के मसाइल की, और इसके ऊपर सही से सारे के सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब देखिए ना, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में है क्या, पाकिस्तान में नौजवान करे क्या, मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तानी नौजवान का? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अच्छा किया आपने इस मौजू पर ये आज का अरेंज किया पॉडकास्ट, क्योंकि ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। और हमारे यहाँ जो भी नौजवान है समहाउ एक मायूसी का शिकार है। मैं गालबन पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, कुछ को छोड़ के, और एक सवाल बुनियादी मैं सबसे पूछता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो और आप यहाँ से बाहर निकलें, तो सामने एक डेस्क के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के किसी मुल्क, अमेरिका या बरतानिया का वीज़ा मिल रहा हो, तो आप में से कितने लोग हैं जो कि उस वीज़ा को लेकर यहाँ से जाना चाहेंगे? किरण, आपके ख्याल में कितने फ़ीसद लोग कहते होंगे कि हम जाएंगे? जो हालात है 50%, ऐसा है? 120%। 120? यानी अगर 400 लोग बैठे हुए हैं तो वो 400 तो हाथ खड़ा करेंगे, उनके 200 उस्ताद भी हाथ खड़ा कर देंगे जो आगे बैठे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। हर शख्स बाहर जाना चाहता है। आपने देखा कितने लोग इमिग्रेट हुए हैं, जी। इमिग्रेशन में चले जाते हैं। इसके पीछे ना एक एक तो ये है कि अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है। अल्लाह की ज़मीन सारी ज़मीन है। आप वहाँ जाइए, अपने लिए बेहतर रोज़गार तलाश कीजिए। इसमें किसी किस्म का कोई अखलाकी प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई एथिकल इशू नहीं है। बिल्कुल हिजरत कर सकते हैं आप मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। लेकिन ये फैसला, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी प्लान्ड मायूसी का फैलाना है। प्लान मायूसी। एक तो प्लान तरीके से मायूसी हमारा सोशल मीडिया फैला रहा है। सही। बस सुनिए, दूसरी बात यह है कि ये अगर आप ऑब्जेक्टिवली असेस करें तो एक पाकिस्तानी के लिए रहने के लिए जो सबसे बेहतरीन मुल्क है वो पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं। सही। बिजली की कमी होती है ना, हम कहते हैं, लेकिन आप पे ये सिंध का इलाका और जनूबी पंजाब का इलाका, इसमें इतनी बिजली का पोटेंशियल है कि हर घर में मुफ्त बिजली मिल सकती है सिर्फ सोलर से। हाइड्रो का अपना एक ज़बरदस्त सिस्टम हमारे पास मौजूद है जिससे हम बिजली उगा सकते हैं। हैदराबाद के इलाके में हवा चलती है, अगर आप यहाँ विंड मिल लगाएं तो बहुत सी बिजली आप उगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा जरिया है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत का बहुत पोटेंशियल यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे मिनरल्स हैं कि एक डब्बा मिनरल का डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया था, तो ये गिफ्ट के तौर पे सोवेनियर पेश किया गया था, तो उसकी टीम हैरान हो गई थी कि सब मिनरल पाकिस्तान में निकलते हैं। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का ज़बरदस्त पोटेंशियल है है और ऐसी जगह हैं जो दुनिया में कहीं जगह नहीं है। हमारा नॉर्दर्न एरिया ब्यूटीफुल है। इन सब के बाद जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, यानी टूरिज़्म, मिनरल, फिर इंडस्ट्री में हमारी जो सियालकोट की इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की है, टेक्सटाइल की है, सब चीज़ें, जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास ऐसी है, एक ऐसी चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है, जो यूरोप के मुल्कों के पास भी नहीं है, जो अमेरिका के पास भी नहीं है, जो कनाडा के पास भी नहीं है, जो अरब मुल्कों के पास भी नहीं है, और वो सारे के सारे पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, वो है यहाँ की मैन पावर। कनाडा में बंदे बहुत थोड़े हैं, फिनलैंड में बंदे नहीं हैं, न्यूजीलैंड में बंदे नहीं हैं, पाकिस्तान में बंदे ही बंदे हैं। अब ये जो जितना बड़ा रिसोर्स पड़ा हुआ है, असल मसला पाकिस्तान में सिर्फ एक है कि हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज नहीं किया, मैनेज नहीं किया। अगर ये 63% पॉपुलेशन
जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक है, 30 साल तक है, इस सारे को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। एक घर में 6 कमाऊ पुत्र मौजूद हों तो घर का अब्बा तो मौज करेगा ना। तो हमारे ये कमाऊ पुत्र जो हैं, ये मोबाइल पे रीलें बना रहे हैं, थड़ों पे बैठकर, बर्फ के थड़ों पर बैठकर गप्पे मार रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अगर हम इन सब को ऑर्गेनाइज कर लें और ऑर्गेनाइज करके इसको बाकायदा स्ट्रक्चर करके ट्रेन कर दें, तो पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है इसका कोई शुमार नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैंने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाकर एक दफ़ा हायर अथॉरिटीज़ को दिया था कि जितनी पाकिस्तान की आबादी 18 से लेकर 25 साल तक है, आप एक काम कीजिए, एक बटन दबाइए नादरा का, तो आपके सामने सबका डाटा आ जाएगा। इट इज़ सो ईजी। देखें ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पता करने का कि पाकिस्तान के कितने लोग 18 से लेकर 25 तक हैं। उनके फ़ोन नंबर आ जाएंगे, उनकी ईमेल आ जाएगी, अगर ईमेल है तो सारा डाटा आ जाएगा। अब आप नादरा उसके अंदर एक खाना और ऐड करें, उसमें से कितने लोग रोजगार पर हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, एक खाना आ जाएगा। अब जितने बेरोजगार हैं, आगे एक और खाना बना दिया जाए, उनकी स्किल क्या है। नहीं है तो सिखाएं। अच्छा, अगर नहीं है तो लिखा होगा अनस्किल्ड वर्कर। दुनिया में आपको पता है, दुनिया में जितने डॉक्टर चाहिए ना, दुनिया में जितने इंजीनियर चाहिए, उससे ज्यादा पता है कौन चाहिए? अनस्किल्ड वर्कर। सीरियसली? दुनिया में अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा चाहिए बनिस्बत इसके, ताकि अपनी मर्जी की स्किल उनको सिखाई जा सके। डॉक्टर तो कोई 10-20 चाहिए होंगे, मजदूर कितने चाहिए, ठीक है, डिलीवरी मैन कितने चाहिए जिनको सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना सिखाना है, कितने लोग प्लम्बर चाहिए, अच्छा, अब वो एक स्किल का खाना बना ले। अब एक मिसाल देता हूँ, कराची के अंदर फर्ज करें, मैं छोटे शहर की मिसाल देता हूँ समझने में आसान, बहावलपुर के अंदर फर्ज करें 70,000 बंदे आइडेंटिफाई हों जो कि बेरोजगार हैं। उनमें से फर्ज करें 70% है जो अनस्किल्ड वर्कर हैं। उन सारे अनस्किल्ड वर्कर को बुलाया जाए, बुला के उनकी 15 दिन की एक वर्कशॉप, इदारा बना लेना पूरा, 15 दिन की उनको एक वर्कशॉप कराई जाए और उनको सिखाया जाए दरवाज़ा कैसे खोलना है, सीढ़ियों में कैसे चढ़ना है, थोड़ी सी अंग्रेज़ी सिखानी है, थोड़ी सी मैनरिज्म सिखाने हैं, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन को क्या करना है। उसके बाद हुकूमत का आप बेफिक्र रहें, पाकिस्तान की सब एम्बेसियों में ख़त लिख दिया जाए कि वहाँ के जो एम्बेसडर वहाँ बैठे हुए हैं, अपने मुल्क में ये बताएं कि पाकिस्तान अनस्किल्ड वर्कर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भेजना चाहते हैं, कौन लेगा। कितना सिंपल हो जाएगा, कितना सहूलत हो जाएगी इसमें। जी, और अनस्किल्ड वर्कर को कहा जाए, देखो तुमने हम तुम्हारी टिकट लेके दे रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ करके दे रहे हैं, जितना तुम कमाओगे उसका 15% पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी, बाकी तुम्हारे घर वालों का है। इसी तरह अब रह गए कार ठीक करने वाले जो बेरोजगार हैं, तो कुछ नहीं करना, होंडा को कहना है, टोयोटा को कहना है, किया को कहना है कि बहावलपुर में हम आपको 2 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं जिसका 10 साल तक आप टैक्स नहीं लेंगे और यहाँ आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, लेकिन हमारे ये बहावलपुर के 25 लड़के जो है इसके अंदर लगाएं। बिल्कुल। वो कहें ने किया का तो काम नहीं आता, तो कोई बात नहीं, 6 महीने की ट्रेनिंग आप खुद दें। तो आप प्राइवेट सेक्टर को ये कहें कि ये दे। आप देखिएगा इसी तरीके से गोरमे को कहें कि आप यहाँ अपना एक बेकरी बनाएं और ये जो आटा लगा लेता है, आटा गूंद लेता है, इसको वहाँ लगा लीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साहिब इख्तियार हैं वो इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं रहे। पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का मसला हल करना कोई मसला नहीं है अगर उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ना किया जाए। तो इस सारे में हमारे मुल्क में जितने लोग भी रहते हैं जिसकी थोड़ी सी भी स्किल है, अगर वो नौकरी के चक्कर में ना पड़े और जो आपसे मैं भी थोड़ी देर पहले भी बातें कर रहा था, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को सीख ले। जो शख्स कुल्फी बना सकता है ना, और वो उस जैसी कुल्फी पूरे नॉर्थ नाजमाबाद में कोई नहीं बनाता ना, वो अगले दिन गाड़ी खरीद सकता है, बशर्ते कि उसकी कुल्फी उस जैसी कोई नहीं बनाता और उसको एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम उसको आता हो। तो कोई भी काम छोटा बड़ा उसको एक प्रॉपर तरीके से सीखा जाए, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग की जाए, तो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे यहाँ हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों ने अपने बिजनेस करके, हमारे बहावलपुर में एक ब्रांड है, मैं उस लड़के को जानता हूँ, मैट्रिक पास लड़का है, तो वो एक जगह पर वेटर था, तो उसी रेस्टोरेंट में जो पिज़्ज़ा बनाता था उसने उसको कहा कि यार तू ये छोड़ नौकरी, हम अपना पिज़्ज़ा का दुकान खोलते हैं। तो लड़के को पिज़्ज़ा बना, तो छोटा सा एक खोखा लेके ना उन्होंने, और उसका एक ब्रांड रखा फिजियोलॉजी। और बहावलपुर में इस वक्त 5 ब्रांचेस हैं फिजियोलॉजी की। चिश्तियाँ और हासलपुर के अंदर उसकी फ्रेंचाइज ब्रांचेस मौजूद है।
क्या बात और वो मैट्रिक के लड़के हैं और उसको तो कुछ नहीं आता, जो बहरा था वो तो वेटर था, लेकिन उसने पिज्जा बनाने वाले को साथ पार्टनर बना लिया और अब उनकी पूरा ब्रांड बन गया है जिसका नाम है पिज़्ज़ाओलॉजी। जबरदस्त। तो इस तरीके से पाकिस्तान में बहुत चांस है, लेकिन हैविंग सेड दैट फिर भी आप दुनिया में कहीं जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन आप वो इसलिए जाइए कि आपका एक शऊरी फैसला है। ये कह के ना जाइए पाकिस्तान में हालात ख़राब है पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसा करके ना पूरे माहौल को ख़राब करते हैं। हो सकता है आप बाहर जा सकते हो, 10 बंदे जो नहीं जा सकते ना, जिन्होंने पाकिस्तान में रह के काम करना है, आप उनकी भी डीमोटिवेट कर रहे हैं। लिहाजा ये जुर्म है ये कहना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, तो मुर गए जी, तो रुल गए मर गए, क्योंकि आप पूरी फ़ज़ा को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना ये मेरा ख्याल है बेटा। और डॉक्टर साहब, ये जो पढ़ा लिखा जहन बाहर चला जाता है, ये भी तो एक डेंट है। मैं ब्रेन ड्रेन की बात कर रही हूँ, हो रहा है जी हाँ, ये पाकिस्तान में? ऐसा है और इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन इसका मेरे ख्याल में नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत है। हमारे एक दोस्त हैं ज़ीशान उस्मानी साहब, वो बड़े मशहूर हैं, आपने उनकी वर्कशॉप्स वगैरह देखी होंगी, मेरे भी दोस्त हैं पर्सनल। वो कहते हैं नहीं, ये जो बाहर जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना करियर बना लेते हैं, अपना होराइज़न चेंज कर लेते हैं, उनकी फैमिली बहुत ग्रो कर जाती है और उसका जो है वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। ज़र मुबादला पाकिस्तान के ख़जाने की इनकम का एक बड़ा पोर्शन ज़र मुबादला से आता है। तो ये बातें तो सारी सही होंगी, लेकिन मेरे पास जो बहुत बड़ी मिसाल है ना, वो सिंगापुर की है। जब सिंगापुर में मिस्टर ली जो थे, उसके वज़ीर आज़म बने, और सिंगापुर आपको पता है कि एक तरह से कज़ाकों का और माहीगीरों का एक रिडंडेंट सा जज़ीरा था, जिसको उन्होंने जान छुड़ाने के लिए ना अलग किया था मलेशिया से। गर्दन। हाँ, जान ऐसे कि कुछ नहीं, ऐसे क्या यार फ़िज़ूल सा, इसको छोड़ें। तो जो उसके वज़ीर आज़म थे, जो पहले जो थे ली, जो उनके हीरो हैं, अब उनके बेटे यहाँ हैं म्यूज़ियम, उन्होंने आके सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने कहा कि करप्शन के सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस होगी। मुल्क के पैसे को एक पैसा अगर किसी ने ज़ाया किया ना, और मैं उस दौरान मर भी गया, तो मैं कब्र में बैठा हुआ इतना चीखूंगा कि तुम्हें करप्शन नहीं करने दूंगा। ये उनका कहना है। क्या बात है। दूसरा, उन्होंने जो अहम काम किया, उन्होंने कहा कोई भी सिंगापुरियन दुनिया में कहीं भी है, जितने पैसों में, जिस करेंसी में जितनी तनख्वाह देता है, उतनी तनख्वाह सिंगापुर में आके ले ले। तो एक एयरलाइन का पायलट वहां था, तो उसे कहा तुम आ जाओ यहाँ, आके अपनी एयरलाइन शुरू करो। इतना सा जजीरा है, आप उसका जो, जैसे लंदन आई है ना, ऐसे एक चरखा सा है वहां जिसको सिंगापुर आई कहते हैं। अब सिंगापुर आई के ऊपर वाले उसमें हो ना, तो आपको पूरा मुल्क नजर आता है। इट इज सच अ स्मॉल कंट्री, 43 किलोमीटर का मुल्क है, 43 मील का मुल्क है। उसकी एयरलाइन दुनिया की टॉप एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइंस। कमाल। उनके मुल्क, उसने ये किया कि जो भी सिंगापुरियन मुल्क से बाहर है ना टैलेंट, वो यहाँ आ जाए और हम उसी करेंसी में उतनी ही तनख्वाह पाकिस्तान। और उन लोगों ने, और उसने आके कहा कभी भी मुल्क सड़कों से नहीं बनते, कभी मुल्क ब्रिक से नहीं बनते, गारे से नहीं बनते, सीमेंट से नहीं बनते, मुल्क लोगों से बनते। लोगों से बनते हैं। जब आप नाबगैर रोजगार लोगों को ले आएंगे ना, नाबगैर रोजगार का उर्दू इंग्लिश तर्जमा है कि जीनियस लोगों को आप ले आएंगे ना, तो वो खुद अपने ऊपर एक टीम डेवलप कर लेंगे। अब सिंगापुर कौन सा ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस है जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर से कंट्रोल नहीं हो रहा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, सर्जिकल वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, और बाकी इंडस्ट्री वहाँ से कंट्रोल, आईटी वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो मैं सिंगापुर गया हूँ एक दफ़ा, आप भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि सिंगापुर एक बिजनेस हब बना हुआ है। और वो मुल्क में, मैंने कहा कि मैं कसम खाने के लिए ही ना तलाश कर लूँ यहाँ एक तिनका गिरा हुआ, बहुत साफ गंद का एक जर्रा गिरा हुआ, तो कैमरा लेके मैं फिरता रहा कि कहीं नजर आए, लेकिन मैं नहीं देख सका उसको। इतना अच्छा तो बनाया उन्होंने इतना सब। अच्छा। तो इसलिए ये ना कि हम अपने मुल्क को ब्रेन ड्रेन जो कह रहे हैं ना, इसके ऊपर सख्ती से नजर रखनी चाहिए। बेहतरीन। लेकिन आप ये देखिए कि घर में अगर अम्मी अच्छा खाना पकाती हो, पागल होगा कोई जाके गंदा सा बर्गर खा के आएगा। अम्मी को सोचना चाहिए ना कि घर में क्या पक रहा है। बहुत समझ जो आने वाली अम्मी है ना, अम्मी, वो हमारी रियासत। रियासत है। अम्मी जान रोटी नहीं सी पका रही, अम्मी जान कपड़े भी नहीं धोती, ख्याल नहीं करती ना, तो इसलिए फिर बेटों को धोबियों से कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। हाय हाय हाय। तो अम्मी की मिन्नत कर रहे हैं कि मेहरबानी करें। ये सीधे से लफ्ज़ों में कैसी टेढ़ी टेढ़ी बातें कर जाते हैं आप, कमाल है आपका। अच्छा, थोड़ा सा इस खित्ते के बारे में हमें बता दीजिए। देखिए, ईरान और यूएस वॉर, और उसमें इसराइल का कैरेक्टर सबके सामने। भारत हमारी सरहद के साथ लगा बैठा क्या कर रहा है, वो भी सबके सामने। आप पाकिस्तान के किरदार को कितना अहम आज की तारीख में जानते हैं, और मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान के चैलेंजेस कम नहीं होंगे, लेकिन मामला बेहतर होंगे, आपको ऐसा लगता है? पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अचानक जो है
बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, पहले से भी थी हमारी जिम्मेदारी। हमारे अल्लामा इकबाल तो पाकिस्तान को बनता हुआ नहीं देख सके, मगर उनके जो थे हमारे शायर, हमारे जो एक मुफक्किर और एक प्रोफेटिक शायर थे, तो उन्होंने इस खित्ते का बहुत बड़ा मुस्तकबिल देखा है। उनका ख्याल है कि ये पिवटल इलाका है, इसके पीछे आपकी एक बिलीफ सिस्टम भी होगा, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें, और डॉक्टर इसरार अहमद साहब को अगर आप देखें, वो कहते हैं कि ये जो बना है ना, ये अल्लाह ताला ने किसी पर्पस के तहत इसको बनाया है, इस खित्ते को। बहुत से लोग इसको कहेंगे कि क्या दकियानूसी सी बात है, क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम कैसे हुई थी, ये अंग्रेज़ों की साजिश थी। लेकिन अब हमें समझ में आना शुरू हो गया है कि इस खित्ते का कोई पिवटल रोल है। ये खित्ता एक तो जोग्राफियाई तौर पर ना बहुत ही अजीब जगह पर है, वो इस तरह कि इसके ऊपर एक पूरी दुनिया है, जिस दुनिया का सारा ट्रेड इस खित्ते के बेहतर होने और इसके साथ सही ताल्लुक होने के साथ वाबस्ता है। चाइना का कोई भी प्रोडक्ट वो जब वहाँ से निकल कर और अरब ममालिक या अमेरिका में जाता है चाइना सी से, तो फ़र्ज़ करें उसको 1000 रुपया ख़र्चा होता है। अगर वो यहाँ से शिंक्योंग से हमारी सिल्क रोड से होता हुआ और हमारे सी पैक से गवादर पर पहुँच जाए, तो उसको वहाँ पहुँचने में अगर 1000 लगता था, तो यहाँ 2 रुपये लगेंगे। इतना फ़र्क है। और उस 2 रुपए के लगने पर जो हमें वो टोल प्लाज़ा देंगे, वो टोल प्लाज़ा इतना है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी सारा काम छोड़ सकते हैं और गवर्नमेंट हर शहरी को स्टाइपेंड दे सकती है कि कुछ ना करो, ये पैसे ले लिया करो और खा लिया करो। इतना अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ये मैं है, बिल्कुल इतना एग्जेजरेटेड नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। नहर सुएज मिस्र के एक्सचेकर जो ख़जाना है, उस ख़जाने का वन ऑफ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टोल प्लाज़ा है, जो कि नहर सुएज में से गुजरने वाले जहाज़ पे करते हैं। तो ये इतना वाइटल है क्योंकि इसके ऊपर तो गर्म पानी है ही नहीं। रूस का पूरा जमा हुआ इलाका है, चाइना का सिर्फ शंघाई के करीब एक यानी है जो समंदर से राब्ता है, और बाकी सेंट्रल स्टेट्स की सारी रियासतें ये सब लैंड लॉक्ड हैं। और चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला है। तो हमारे इलाके की जोग्राफियाई हालत इतनी वाइटल है कि अगर इस जोग्राफियाई हालत की बुनियाद पर ही ना हम यानी चौक में दुकान होने का ही हमें पैसे इतने मिल रहे हैं कि इतनी वाइटल जगह पर हमारी प्रॉपर्टी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहरहाल हम एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है हमारे पास। हमारी मिलिट्री यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री है दुनिया के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेंड। हमारी एयरफोर्स दुनिया में उसकी दहशत है, यानी हमारी मिलिट्री माइट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तीसरी बात ये कि समहाउ रिसेंटली अचानक बड़ी मोहब्बतें हो गई हैं पाकिस्तान की यानी जो टॉप के साथ एक अमेरिका की, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हाल ही में बहुत ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी बनाई है। देखिए, साइमल्टेनियसली अमेरिका पाकिस्तान को बहुत अच्छा समझ रहा है और चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात नहीं खराब। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। हाँ जी। और जैसा पड़ोसियों में पड़ोसियों के घर में हलवा पकता है तो आ जाता है, आप चावल पकाते हैं तो भेज देते हैं, तो रूस के साथ भी हमारे इसी तरह की खाला जी वाला रिश्ता है। वहाँ से भी वो तेल के कुछ जहाज चुप करके आ जाते हैं और यहाँ से भी हम भेज बूझ देते हैं, तो रूस के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, एक जो हमारा एक हम सो कॉल्ड हमने एक ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारा एक मुल्क है जो कि हम इकट्ठे होते थे, अब हम उसको कहते हैं दुश्मन, वो जो कि एक इमर्जिंग पावर थी, एकदम उनका पॉलिटिकल स्टेटस हमसे बहुत कम हो गया है। देखिए, उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। यानी एक चौधरी साहब है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। एक और आदमी छोटा चौधरी था, सारे छोटे चौधरी को सलाम कर रहे हैं। तो एकदम मैं समझता हूँ ये तो कामयाबी है। बिल्कुल। तो हम जो भी करते रहें, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हों, लेकिन हमारी हुकूमत ने इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिशियरी सिचुएशन के अंदर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ ईरान हमें अपना भाई समझता है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अरब मुल्कों का भी हमारे ऊपर एक बड़ा ताल्लुक है। सऊदिया अरब की पूरी हिफाजत का हमने खुद कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। सही। हम उनकी जो है सिक्योरिटी एजेंसी है, हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो उनके लिए नहीं है, हमेशा से है। इसलिए कि मुकामात मुकद्दसात तो हमारी अपनी ज़रूरत है। आपको याद है कि खाना काबा पे अटैक हुआ तो मुझसे पाकिस्तान हमारे कमांडोज ने जाके उसको किया था। तो इन हालात में पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि एक स्ट्रेंथ वाइज बड़ी अच्छी सिचुएशन बन गई है, दूसरा ये है कि ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसने कहा कि इस्लामाबाद प्रपोजल जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की
उसकी वजह से हुई है, उसकी बुनियाद पर हमने 15 दिन के लिए जंगबाजी कर। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल बहुत बड़ी माइलेज बात है। तो ये बात है। तो पाकिस्तान का ये है कि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से हम बाहर से आने वाले फ़ायदों को नीचे आवाम तक पहुंचा नहीं पा रहे। दरमियान में हमारे गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम को एड्रेस कर लें तो एक्सटर्नली हम काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन के अंदर हैं। एक तो ये बात है। जहाँ तक पूरी दुनिया का ताल्लुक है तो भैया पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त बहुत ख़तरे में है। वो एक अलग से, वो इसलिए कि एक तरफ से शुरू करता हूँ। इस दुनिया के अंदर 5 मुल्क ऐसे हैं, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरैन, कुवैत। ये पूरी दुनिया का 60% तेल पैदा कर रहे हैं और इनके दरमियान समंदर है जिनका 200 मील का पार्ट है और वो आगे जाके बिल्कुल नैरो हो जाता है जहां 26 मील का पार्ट है जिसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं। उसके इस तरफ ईरान है और ईरान के यहाँ पहाड़ है। अब ये लोग जो हैं, यहाँ से जितना पेट्रोल निकलता है, दुनिया में एक उसूल है जिसको पेट्रो डॉलर कहते हैं कि दुनिया में कोई भी तेल बेचेगा अपने मुल्क के अलावा बाहर किसी को तो वो डॉलर में पैसे देगा। डॉलर में देगा। अब ये तेल जितना बिकता है ये पैसे डॉलर में जाते हैं। 60% दुनिया का तेल यहाँ से जाता है। वो जब डॉलर में पैसे इसके मालिकों के पास जाते हैं तो अब डॉलर को कहाँ इन्वेस्ट करेंगी? डॉलर किस मुल्क की करेंसी है? अमेरिका में ही करेंगी ना। तो वो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा एक तेल का जहाज आप बेचते हैं, फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है। एक तेल बेचते हैं, फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है। अच्छा, अब अमेरिका ने इसको शोर करने के लिए यहाँ अपनी छावनियाँ बना दी। इन मुल्कों ने ये समझा कि यहाँ छावनियाँ बन गई हैं, अब ये हमारी हिफाजत करेंगे। और जब जंग शुरू हुई तो ईरान ने रिटेलिएट किया तो वो वहाँ से उठ के भाग गए और उनको पता लगा ये तो हमारी हिफाजत ही नहीं कर रहे और साथ ईरान ने हुर्मुज़ की स्ट्रेट बंद कर दी। अब हुर्मुज़ की जब स्ट्रेट बंद होगी सब आएगा फिर। सबसे ज़्यादा ख़तरा अरब मुल्कों के लिए है। अरब मुल्क एक बबल थे। अरब एक सहरा है जिसमें पीने का पानी नहीं है साफ, सवाए चश्मों के, और वहाँ इस तेल की वजह से बहारें लगी हुई हैं और एक सूडो इकोनॉमी डेवलप हुई है कि वहाँ की प्रॉपर्टी, और किस लिए डेवलप हुई है उसके पिलर ये हैं। यहाँ सेफ्टी है, यहाँ कंसिस्टेंसी है और यहाँ ख़तरा नहीं है बिल्कुल कोई। तो तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है, सब खतरा है। तो लोग एकदम पैसे निकाल के वहाँ से भाग गए। जब वो पैसे निकाल के भागेंगे ये स्टेट्स एकदम नीचे चली जाएंगी। जब ये नीचे चली जाएंगी स्टेट्स तो फिर यहाँ का पेट्रोल पंप भी ख़त्म हो जाएगा। और ईरान ने कहा है कि भाई गुजरने देंगे, युआन में पैसे दें हमें। तो जब पेट्रोल पंप नहीं जाएगा तो अमेरिका की इकॉनमी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये तो है इसकी वन साइड। सही। दूसरी साइड ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि अमेरिका ने ये जान के किया है। ऐसा कैसे? इसलिए कि 39 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका कब कर्जा है और अगर डॉलर एकदम नीचे बैठ जाए तो कर्जा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 60% तेल यहां से जाता है ना, तो बाकी 40% वेनेजुएला और अमेरिका से आता है। तो लोग मजबूर हो जाएंगे अमेरिकन इकोनॉमी को लेने के लिए। इतनी सी बात थी। लेकिन इस सारे के अंदर शरारत की जो एक जड़ है वो इसराइल है। और वो बेसिकली अपने अजाइन की खातिर अमेरिका को भी डुबो रहा है और पूरी दुनिया को भी डुबो रहा है। तो ये एक ना बहुत लेमैन सा एक एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन थे ये सारा, और इसमें अब पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी, ये मेरी अपनी प्रजम्पशन है, मैंने इसकी एक वीडियो बना के भी अपने सोशल मीडिया पे डाली है। इस वक्त दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे गोल्डन मौका है कि वो शिया सुन्नी की डिवाइड को ख़त्म कर दें। और इसमें बहुत बड़ा रोल उलमा का है। उलमा अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के ना अब कह दें कि भाई हमारा हीरो खामनाई था, मैं एक सुन्नी हूँ लेकिन मेरा रोल मॉडल खामनाई है, इमाम हुसैन का जानशीन खामनाई है, हुसैनी जज्बा और हज़रत अली के जज्बे का खामनाई है जिसने अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दी। मेरे अकायद अलग होंगे लेकिन अगर उम्मत मुसलमान का इस वक्त कोई लीडर था तो खामनाई था। मुझे ये कहने में कोई हर्ज महसूस नहीं हो रहा। तो अब यह है कि उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो जाए, शिया सुन्नी डिवाइड को ख़त्म करे। इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त मौका है, बहुत। हमें एक बंदा चाहिए जो इस वक्त इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा का लीडर हो। कौन हो मुझे नहीं पता,
एक तो मेरा पंजाबी का शेर है, कल दा कायद कायदे आजम, सोची पे आज दा कौन है। तो एक हमें बंदा चाहिए सो पूरी दुनिया में, जो कौन है मुझे नहीं पता, जो आके इंटरनेशनल ना इनको यूनाइट करके कहे कि अगर हम एक ब्लॉक बना लें, अमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, टर्की, पाकिस्तान पाकिस्तान। और ईरान, ओफो इस वक्त अमेरिका बैकफुट पे है, दबा हुआ है, कोई जुर्रत नहीं कर सका। स्पेन जैसे कमजोर मुल्क को नहीं कह सका, स्पेन ने कहा हम नहीं आते भाई जंग के लिए, तो कुछ नहीं कह सका सवाए गालियां बकने के, कुछ नहीं कह सका। और बाकायदा लैंग्वेज यानी फिल्दी लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी, सदर के जो शान शान नहीं होती। फ्रांस वाले ने कहा हम नहीं आते, तो कहने लगा हाँ ये फ्रांस का वही बंदा जिसकी बीवी उससे बड़ा बुरा सलूक करती है। देखिए इसी तरीके से बरतानिया ने कह दिया हम नहीं आ रहे हैं, इन्होंने ऐसे मौके पे अगर ये 7 मुल्क कहते हैं हम अपना ब्लॉक बना लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है इनको कुछ रोक सके। काश ये ऐसा हो जाए, अल्लाह करे। मगर ये एक ख्वाब है। लेकिन अगर किसी तरीके से हमारे इन्हीं मुल्कों के हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर ये ब्लॉक बना लें, ये इस वक्त मौका है अल्लामा इकबाल की उस शेर की तशरीह का कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी, हरम की पासबानी के लिए नील का साहिल मिस्र में, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर जो कि चाइना के अंदर एक है। तो ये एक मौका है, अगर ये हो गया ना तो दुनिया का नक्शा ही और होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक्चुअली डिजास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है। इस कदर अच्छी तरह से उम्दगी से बताने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपने आई मीडिया के लिए वक्त निकाला, नौजवानों के मसाइल से लेकर करंट अफेयर्स तक सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।